कि अभी 3 महीने पहले हमने जितने भी 10% से ज्यादा एक्सकेलेशन हुए थे और अभी काम चल रहे हैं, उनकी सबकी पेमेंट रोक दी। लगभग 500 टेंडर ऐसे थे सब विभागों के, वो एचएसवीपी है, एचएसएडीसी है, पीडब्ल्यूडी है, यूएलबी है, रूरल डेवलपमेंट है। सुनिए, पहली बात सुनिए पूरी। अंदर नेगोशिएशन में 25%, मैं तो कह रहा हूं, तो वही तो मैं कह रहा हूं, 25% इंक्रीज है। क्या कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं डीएनआईटी के बाद 25%। साहब मैं मान रहा हूं ना, मैंने बात मान ली और इस ऊपर क्या है, मैंने मानी। लेकिन जो काम हो गए हैं उसका आज कुछ निकालेंगे तो बहुत कुछ निकला आएगा अगला पिछला। हमने तो अभी जिनकी पेमेंट नहीं हुई उनको रोका है। रोकने के बाद इन सारे 10% से नीचे तो हमने अलाउ कर दिया। 10% से ऊपर एक्सकेलेशन या किसी प्रकार से हुआ है उसकी जांच सेक्रेटरी लेवल पर होगी, और सेक्रेटरी लेवल पर होकर के अगर वो सेटिस्फाइड हैं, मानो 10 का 12, 15, 20 हो गया तो वो वहां क्लियर करेंगे। इससे ऊपर अगर हैं और सेटिस्फाइड नहीं है तो हमने मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई, वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जो एक्सप्लेन करने के बाद ठीक नहीं पाया जाता तो संबंधित अधिकारी या ठेकेदार या जिसका भी दोष होगा उसको पढ़ के अंदर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इनको खाली छूट, मैं क्या कह रहा हूं, उसमें भी छोटे काम ने दे दिए हमने तो। और फिर उसके बाद भी 25 लाख से ऊपर के भी काम होते हैं वहां, उसके लिए ऊपर का अधिकारी, और उसकी तो इन्वॉल्वमेंट क्या है, इंजीनियरिंग वर्क्स में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो वही करेंगे, लेकिन टेक्निकल अप्रूवल वो सरपंच या कोई चेयरमैन या आप में हर में ऐसे नहीं कर सकता। टेक्निकल अप्रूवल टेक्निकल आदमी को ही करनी पड़ेगी। नहीं होती है, उसी में परेशानियां ज्यादा है ना। तो खैर कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि पंचायतों ने काम करना शुरू कर दिया, और देखिए भ्रष्टाचार की लड़ाई हम सबको मिल करके लड़नी पड़ेगी, और इस लड़ाई के अंदर आप जरूर हमारा साथ देंगे, ऐसा मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है। इसी में जहां तक क्वालिटी की बात है, एक हमारे सम्मानीय सदस्य ने क्वालिटी की बात उठाई थी, उसका मेरा यह कहना कि हमने एक अलग से क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी ये बनाई है, अभी कुछ महीने पहले बनाई है, शायद उसका नोटिफिकेशन हो गया होगा या कुछ दिनों में नोटिफाई हो जाएगा। जो भी काम चलते हुए काम है उन सब में क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी वो जाके चेक करेगी, उसके सर्टिफिकेट के साथ ही पेमेंट्स होंगी, अन्यथा पेमेंट्स नहीं होंगी। एक कल हमारे कुलदीप जी बैठे हैं, कुलदीप बख्श जी ने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया था। अब मैं उसका उत्तर तो कल जो देना था दे दिया, लेकिन जो उन्होंने बंडल दिया था उस बंडल का सारा जवाब कुलदीप जी अगर हैं, नहीं वो विषय तो वही था आज के उस यानी प्रश्नों में भी आज के जो विषय वो भी उठाए हुए हैं, तो आप लोग कुलदीप बख्श को दे सकें, लीडर ऑफ क्वेश्चन को दे देता हूं, नहीं तो स्पीकर साहब को देता हूं, उनको दे दिया जाए। जो कल उन्होंने बंडल दिया था उसका जवाब, आप नहीं थे उस समय। परिवार पहचान पत्र में जो खामियां हैं उसको लेकर के उन्होंने कुछ कहा, ये बंडल उनको दे दिया जाए। और उसमें बड़े अजीब इसमें भी जो शिकायत की चीजें निकली हैं, इनकम टैक्स पेयर की शिकायत हमें आई हुई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की शिकायत आई हुई है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी ग्रीवेंसेस जिनकी सॉल्व नहीं हुई है वो भी आए हुए हैं, उसको हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं। और मैंने बताया अभी 50% उसमें चीजें बाकी हैं जो भी सॉल्व नहीं हुई हैं, उनको हम जरूर करेंगे। ऐसे ही संस्कृत कोर्स की बात हमारे रामपर गौतम जी ने ये विषय उठाया था, तो कल ही आपके विषय उठाने के बाद आपको ध्यान में आया होगा कि एडवर्टाइजमेंट हो गई है, और उस एडवर्टाइजमेंट में संस्कृत अध्यापक की, क्योंकि पहले से तैयार थी, वो संयोग से कल इन्होंने विषय उठाया, कल ही एडवर्टाइजमेंट हुई है, तो 714 पोस्टें उसमें टीजीटी की संस्कृत की, और कुल 7471 टीजीटी टीचर्स की एडवर्टाइजमेंट हुई है। हाँ, इसमें मेवात की अलग से 1252 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट हुई हैं, और 100 पोस्ट में उर्दू की भी है। तो ये कल का ही नया विषय। हमारे नीरज शर्मा जी ने एक विषय उठाया, बड़ा मतलब अलग अलग कंट्राडिक्शन थी। इन्होंने कहा कि हमारे यहां तहसील बनाई जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू हम देते हैं, इसलिए रेवेन्यू देते तहसील हमारे यहां होनी चाहिए। और साथ में ये कह दिया कि हमारे यहां कूड़ा घर स्थापित न किया जाए। अरे कूड़ा भी तो वहीं से है, वहीं देते हैं, जो कूड़ा देते हैं उसकी सफाई के लिए कूड़ा घर भी वहीं से बनेगा। अगर तहसील की मांग करते हैं तो फिर कूड़ा घर की मांग छोड़ें, मतलब उसको नहीं बढ़ने देंगे, ये मांग नहीं करनी है। कि कूड़ा आज हमारी ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हर घर से हम ही पैदा करते हैं,
हम ही उसको इकट्ठा करेंगे, हम ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे, हम उसको कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे। आज ये जो कूड़ा है, यानी वेस्ट इज वेल्थ नाउ, वेस्ट इज एनर्जी नाउ, नई टेक्निक के आधार पर उसका उपयोग कर रहे हैं। ट्रांजिशनल फेज है, इस ट्रांजिशनल फेज में कुछ प्लांट्स लग गए हैं, कुछ लग रहे हैं। हाँ, जब तक लगेंगे नहीं तब तक कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा। एनजीटी की नजर है खास करके एनसीआर पर। एनसीआर पर कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं कमजोर पाई जाएंगी तो वो हमें जुर्माना भी करते हैं। हो गया? नाम तो आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं, आप ना बोले। आप ये कह दो मैं नहीं बोला, आप ये कह दो, अरे आप ये कह दो आपने विषय नहीं उठाया ये। मैंने अरे नहीं, आप एक ही बात बता दें नीरज जी, एक ही बात बता दें, एक बात हाँ ना में कर दें, क्या इन्होंने ये विषय कल नहीं उठाया? क्या ये विषय नहीं उठाया? आपके विषय तो उठाया तो मैं जवाब दिया, बैठ जाओ। अरे भी मैंने जवाब दिया। वो तो लगेगा, तो जहां कूड़ा होगा वहीं लगेगा। अच्छा, आप जहां कूड़ा होगा वहां विधानसभा में लगेगा। कूड़ा डालना बंद कर दो, घरों में रखो। मैं कह रहा हूं कूड़ा अपनी विधानसभा में लोगों को घरों में रखें, ना भेजे कहीं और। चलिए, एक विषय अभी आया, एक विषय अभी आया, वो आया है एजुसेट टीचर्स का। अभी भी हमारे शायद प्रदीप जी ने उठाया, किसी ने उठाया, तो मैं जानकारी दे रहा हूं कि ये विषय हमारे ध्यान में है, क्योंकि पहले पार्ट टाइम 4-4 घंटे के लिए थे, अब इनको फुल टाइम किया है। इनका वेतन जरूर 7,000 था, लेकिन अब इनका वेतन हम एचकेआर में, क्योंकि थे तो सारी आउटसोर्सिंग के ये, एचकेआर में इनको शिफ्ट कर रहे हैं। इनकी एप्लीकेशन ले ली गई है और उसमें लेवल 1 की जो तनख्वाह है, सैलरी है, जो न्यूनतम 14,000 है, वो जरूर मिलेगी। अब इनको मल्टीपर्पज वर्कर ये कहा जाएगा, चौकीदार नहीं कहा जाएगा, मल्टीपर्पज वर्कर, क्योंकि उसमें चौकीदार के अलावा भी दिन में जो स्कूलों में काम होंगे वो सब कराए जाएंगे। एक विषय है खिलाड़ियों के कोटे का। खिलाड़ियों के कोटे में इतना ही कह रहा हूं कि इसमें शायद कोई कंफ्यूजन हो गया है कि हम केवल 4 विभागों में ग्रुप सी को 3% देंगे, बाकी नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। नहीं, नोटिफिकेशन क्या है मैं बता रहा हूं ना। नोटिफिकेशन कि जितनी ग्रुप सी की नौकरियां होंगी, जो भी पिछले साल में ग्रुप सी की नौकरियां दी गई हैं, उसके अनुपात में जनवरी में ही 3% उसका टोटल सी का वो संख्या एडवर्टाइज की जाएगी। और उनको नियुक्तियां 4 विभागों में इसलिए दी जाएंगी कि स्पोर्ट्स पर्सन जो अपनी योग्यता के आधार पर आगे आ रहा है, उसकी योग्यता, पहली योग्यता स्पोर्ट्स की है, और स्पोर्ट्स में उसका काम इतना उपयोग सरकार कर सकती है, वो या तो होम डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की गतिविधियां, बड़ा या स्पोर्ट पावर डिपार्टमेंट, वहां भी खेल खूब होते हैं। इसके अलावा भी जो डिपार्टमेंट खेलों में आगे बढ़ने के लिए अपनी टीमें बनाएंगे, उनको प्रारंभ में तो इसी में से डेपुटेशन पर देंगे। और अगर किसी डिपार्टमेंट ने स्थायी खेलों में से, खिलाड़ियों में से कुछ अगले कोच बनाने या कुछ और काम करने, उसकी डिमांड करें, खेलों में से, खिलाड़ियों में से कुछ अगले कोच बनाने या कुछ और काम करने, उसकी डिमांड करेंगे, तो वो कोच वहां सैंक्शन करके फिर 4 में 5, 6, 7 यूं जुड़ेंगे। आज की डेट में 4 विभाग ऐसे हैं, नंबर वही रहेगा जो ग्रुप सी का 3% है, उसमें नंबर में कहीं कमी नहीं आएगी। ये स्पष्ट मुझे करना था। ग्रुप डी का भाई खेल नहीं, पहले मतलब वो आदमी खेल के नाते से आता है और बिना कंपटीशन के आता है। ग्रुप सी में जब उसको क्लर्क की सीट पर बैठाते हैं, वो कहता मुझे तो नहीं आता कुछ भी। नहीं, अगर पढ़ा लिखा योग्य होगा, रखी है ना, बेसिक में भी साहब, बेसिक में भी एक कंपटीशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन में भी नौकरियों में कंपटीशन है। बेसिक क्वालिफिकेशन पास करके आया 33 या 35% में, तो 33-35% वाले के सामने तो 60% या 65%, इसलिए उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। उस एम्प्लॉयमेंट में उसको अपने जिसमें योग्यता उसकी ज्यादा है, हम उसका उपयोग करेंगे तो वो भी अपना सेटिस्फाई रहेगा, वरना वो तो वहां बैठागा तो मैं तो खेल के माध्यम से आया, मुझको कुछ नहीं आता, और है ऐसे। तो इसलिए थोड़ा सिस्टम सुधार करने के लिए किया है। हाँ, उसके 3% कोटे में से हम कम नहीं करने वाले, ये आपको समझ रहा हूं। इसी प्रकार एक विषय कल हमारे विधायक महोदय ने उठाया था, एसपीआई रैंकिंग। नीति आयोग के द्वारा साल में एक बार एसपीआई रैंकिंग कराई जाती है, और उस रैंकिंग में कम से कम 100 पैरामीटर्स होते हैं, कोई 1-2 नहीं होते हैं, अलग अलग चीजों में अलग अलग, और बाद में फिर कंपोजिट होता है।
अब जब कंपोजिट होता है वो एक एवरेज सबका लिया जाता है। अलग अलग पैरामीटर्स में किसी पैरामीटर में हम 90% पर भी खड़े हो जाएंगे, किसी पर हम 35 पर भी खड़े हो जाएंगे, किसी पर 50 पर होंगे, किसी पर 60 होंगे। लेकिन जो कंपोजिट रैंकिंग है, जिस भी बंधु ने विषय उठाया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसी ने उठाया, इसको इस ढंग से देखना चाहिए कि जो कंपोजिट है उसमें जो बड़े प्रदेश हैं, 19 बड़े प्रदेश हैं देश के। छोटे प्रदेशों का अपना सिस्टम रहता है, उनकी कैटेगरी अलग बनती है, लेकिन इसमें 19 में हम 6ठे स्थान पर हैं। हमारे से आगे तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, ये 5 हमारे से ऊपर है, 6ठे हम हैं। और इसके बाद 13 हमारे से पीछे, और 13 हमारे से पीछे उनके भी नाम बताना चाहूंगा। उसमें गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यूपी है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, आसाम है, बिहार और झारखंड है। ये प्रदेश हमसे पीछे है। एक एसपीआई रैंकिंग होती है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन इंडेक्स होता है। उस रैंकिंग में एक दो चीजों में हम 35-36% भी हैं, लेकिन मैंने बताया सारा कंपोजिट है। अगर हम कोई खराब चीज बतानी तो अच्छी चीज भी हम बताएं, तो हम कई चीजों में बहुत अच्छे हैं। 90 में अगर जिलानुसार भी उसमें रैंकिंग है, जिलानुसार में 6 उसमें टायर हैं, 6 टीयर्स, टीयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें जिले देश भर के वो आंके गए हैं। तो हम फर्स्ट टीयर में तो हमारा कोई जिला नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड टीयर में हमारे उसमें से 20 जिले हैं। टीयर 2 में 8 जिले हैं, टीयर 3 में 12 जिले हैं, 4 में 1 है, 5 में 1 है। तो ये हमारा बहुत अच्छी स्कोर है। हमें इसमें अपना संतोष व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए कि हम ये हैं, हम ये हैं, ये हैं। जहां हम नंबर 1 पर वही बताएंगे, लेकिन जहां अभी नंबर 2, 3, 5, 6, 8 पर हैं, वो भी हमको बताना ही है। इसको कैसे इंप्रूव करना है, इस पर हम एक एक चीज को ध्यान करेंगे और इसको आगे ठीक करेंगे। एक विषय बार बार महंगाई, गरीबी, ये विषय भी आता रहा है। अब इसमें मेरा इतना ही कहना है कि जहां तक महंगाई का विषय है, ये अपने अपने तरीके से सब बोलें, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम लोग कर्मचारियों का डीए ये हर साल महंगाई के आधार पर बढ़ता है। महंगाई के आधार पर बढ़ता होगा डीए, और डीए के पैरामीटर्स एक नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, पता नहीं कितने पैरामीटर्स हैं। कोई भी एक ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे कम से कम कर्मचारी उसको उसी समय पकड़ते हैं कि ये इसका पैरामीटर कम क्यों कर दिया, इसका ज्यादा क्यों कर दिया, हमारे हाथ में नहीं है। और हर 6 महीने बाद उसकी डियरनेस अलाउंस की किस्त जारी होती है, कितने % आगे बढ़ेगा। अब मैं 2 आंकड़े बता रहा हूं, और ये हर 10 साल बाद उसका बेस रेट होता है, उसके बाद अगले 10 साल तक बढ़ता रहता है। एक बेस रेट 2006 में, उससे पहले 1996 में था, फिर आया 2016 में, अब आएगा 2026 में। उस सारे को मिला करके 100 कर दिया जाता है, फिर 100 से वो % बढ़ती है उसकी। 2006 में 100 था, उसके बाद हर 6 महीने बढ़ते बढ़ते जनवरी 2013 में, क्योंकि अब 23 में है तो इक्विवेलेंट डेट है 2013, जनवरी 2013 में, अगर हमें से किसी को पता हो नहीं पता हो, लेकिन मैंने जो जानकारी ली है 80% महंगाई हो गई थी। DA was 80% डिक्लेयर्ड इन जनवरी 2013, 80%। और अब DA 2016 के बाद, अभी जनवरी का तो डिक्लेयर होना है, जो इससे पहले का था जुलाई का, 1 जुलाई, हमारे कर्मचारी बंधु सब जानते हैं। 1 जुलाई का जो डिक्लेयर था वो था 38%, और अगर ज्यादा करेंगे जनवरी में तो 41 हो जाएगा। यानी अब DA का रेट 41% है। हमें पेंशन वाले जो है ना, पेंशन लेते हैं, या हमें तो तनख्वाह अपनी रेगुलर मिलती है, लेकिन जो एक्स हमारे MLA हैं उनको इसी ढंग से DA भी मिलता है। तो यह 41%, यानी उस 6 साल के वक्फे में 7 साल, 6 से 13, 80% महंगाई, और अब 16 से लेकर 23 तक 41% महंगाई। इट इज नियरली हाफ, समझ रहे हैं? तो ये सारा महंगाई का विषय है। तो महंगाई के बारे में ये जो आदत होती है, गरीब गरीब गरीब, महंगाई गरीब महंगाई, अरे गरीबी को तो आप लोगों ने पल्ले से छोड़ा नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी है उसका तुलना कर रहा हूं आपको। 6 से 13 आप लोगों के शासन, सेंटर में भी, स्टेट में, उस समय 80%।
नहीं 14 का मैं तो कह रहा हूं 16-14 में। अच्छा 14 का आंकड़ा वैट क्या था ये बताओ आप। मैं क्या कह रहा हूं, डीजल पे वैट कितना था स्टेट का, देखिए कितना कर दिया महंगाई का। देखिए अगर कोई चीज 100 रुपए का रेट है और वो 200 रुपया हो जाए तो 100% महंगाई होगी। और अगर रेट फिर 200 है, 200 के बाद 100 बढ़ जाए तो क्या 100% होगी? वो 50% ही होगी। किस चीज पर महंगाई हो रही है? आखिर कोई एक समय था जब हमारा बजट भी शायद 2000-3000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था 66 में। आज 2022 का बजट हमारा 22-23 का 1,70,000 करोड़ हुआ। तो ये आगे चल करके यहीं थोड़ी खड़ा रहेगा, ये कई लाख करोड़ रुपए तक भी जाएगा आगे। तो ये तो इन्फ्लेशन रेट जो है लगातार उसमें जुड़ते जुड़ते सिस्टम चलता है। इसलिए आप 100 रुपए उस समय था 100 रुपए आप ये ना गिनो कितने % बढ़ा, इसका सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए उस मुकाबले में हम आधी महंगाई हमारे यहां है। अब महंगाई तो वही है, 1 रुपए बढ़ जाए तो भी महंगाई, लेकिन महंगाई कितनी है और उस हिसाब से सबका आमदन इनकम भी बढ़ती है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ती है। तो मेरा ये कहना कि इस विषय पर अब हमेशा हमेशा एक ही रट लगाते रहना वो ठीक नहीं है। और लगातार हम जो अपना शोर जो मचाते हैं ना, वो किसी एक चीज को लेकर के लगातार चलते रहते हैं। इसी प्रकार से गांव तक की गारंटी वाली बातों मैंने बता दिया। उसमें कर्ज, सीएजी की रिपोर्ट कर्ज के बारे में जो बताई गई, अब वो आंकड़े मालूम नहीं कहां से लाते हैं। इन्होंने बताया कि 3,19,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मैं फिर से जो पहले आंकड़े मैंने बताया थे फिर से बता रहा हूं। 2021-22 में राज्य का जो बकाया ऋण था 2,23,000 करोड़ रुपए था। और उससे अगले साल में जो अब 21-22 के बाद 22-23 तो अब शुरू हो रहा है। अभी तुम्हारा 21-22 खत्म हो रहा है, नहीं 22-23 खत्म हो रहा है। तो 22-23 में भी हमने उसमें जो हमें 40,000 करोड़ रुपए का ऋण की स्वीकृति हुई थी, उसमें भी लगभग 30,000 करोड़ इसमें और आएगा। 30,000 करोड़ आएगा, लेकिन इसके बदले में साथ में वापस भी होता है। तो वापस होने वाला आंकड़ा उतना कम भी होता है। वापस में जो मूलधन होता है साथ में इसका ब्याज होता है वो भी वापस होता है। और ये भी लगातार जो हमारा वजन बढ़ रहा है। हमने 2016-17 से लेकर 20-21 तक, अब तो ये ऑनलाइन है। सीएजी का स्टेटमेंट 1 मंगा लो आप। क्या है सीएजी का स्टेटमेंट आप मुझे दे दें। मैं बता रहा हूं इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूंगा। स्टेटमेंट 1 जो है आपका 2,79,967 कर्जा बता रहा है आपके ऊपर। 2,79,000 आप 3,17,000 बता रहे हो। मैं बता रहा हूं ना। मैं बता रहा हूं लाइबिलिटी में आ गई। ये तो वो आपका आपने इंटरनल डेट बता दिया 2,36,000। लाइबिलिटी कितनी है आपकी? लाइबिलिटी एसेट्स मैंने सदा ध्यान दिया है, तब ये कहा है मैंने कोई कर्जा और लाइबिलिटी मिला के देना है। आप तो 4 लाख के करीब पहुंच 100 रुपया किसी को देना है और 110 रुपया लेना आप है। बजट दोगे ना कल? तो मेरा एसेट है 10 रुपया। आप 100 रुपया गिन के मेरे ऊपर कर्ज बताओ, ये नहीं है। 110 रुपया मैंने लेना, 100 देना, ये तो सरकार के मामले है। आज पहले दिन है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, यू विल क्रॉस जो लोन और लाइबिलिटीज बढ़ा के 3.5 लाख को क्रॉस। मैं कह रहा हूं ना, आप मुझे बताओ, मैं आपका इसका आंकड़ा इसी हिसाब से दूंगा। आप इसी हिसाब से दे दूंगा आंकड़े में। आप मुझे ये मौका दो। ये रहा आप मौका दो। अब तो ऑनलाइन है। करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ऑनलाइन बजट आएगा तो कल व्हाइट पेपर ही और क्या है? ऑनलाइन है बजट जो होता है। स्टेटमेंट नंबर 1 सीएजी स्टेटमेंट साल के बीच में कोई द्वंद्व खड़ा मंगा लो, 3 मंगा लो और जिस चीज पे खर्चा हुआ मैं जहां आपने लिया वो आप दे दीजिए। मैं सारा एक कल ही आपको, कल तो वैसे बजट में काफी चीज आ जाएगी। इनसे मंगाओ ना, बैठा रखे। वो ये फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है उसको अंतर थोड़ी होगा। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट आपके और उनके अंतर थोड़ी होगा। आप कौन सा काम निकाल कर बताने कर्जा लिया वो ये सेक्रेटरी फाइनेंस के आंकड़े में बता रहा हूँ। अब सेक्रेटरी फाइनेंस के आंकड़े मेरे आप सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी जानकारी आप देने के लिए तैयार नहीं। मैं ये पहली बार नहीं हो रहा। ये मेरी नहीं है। और तो आप दे दो ना। ये तो ओपन है। आप सीएजी की रिपोर्ट बोलेंगे ना। मैं कह रहा हूँ सीएजी की रिपोर्ट में नहीं है। मेरी एक निवेदन आपसे, उनको ये कह दो कि स्टेटमेंट 1 ऑफ सीएजी, स्टेटमेंट 2, 3, 4 ले आओ और कितना कितना कर्जा लिया है स्टेटमेंट 3। देखिए हमें तो इतना पता है, स्टेटमेंट 3 के साथ जो अनेक्चर है हमें तो इतना पता है, पता लग जाएगा। हमें इतना पता जो परमिसिबल लिमिट्स हैं
जो हमारा कर्ज है उसके अंदर है, उसके आंकड़े बता रहा हूं, उसकी परमिशन लिमिट बता रहा हूं। उस लिमिट को आप झूठा कर दो, तब मेरे से जवाब मांगो। अब आपके आंकड़े कहां के हैं? कल मुझे एक सज्जन, आंकड़ों खेल कल मुझे सज्जन लिमिट आप बताओगे। नहीं, आंकड़े बता रहा हूं। कल आप कहोगे 29 पॉइंट कुछ परसेंट है, अगर असलियत में देखा जाए तो आपका 38 पॉइंट मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं आप कुछ देंगे। कल मुझे एक सज्जन ने एक आंकड़ा दिखाया और उसके ऊपर लिखा हुआ था SCCC 2011। अब 2011 में SCCC था ही, और उसमें यह लिखा था कि BPL का जो लिमिट थी वो 15,000 रुपए महीने थी, और मैं आज दावे से कह रहा हूं कि वो लिमिट 2011 में 10,000 रुपए महीना थी। 15,000 तो आज हमने किया है। और उसके बाद वो जो आंकड़ा, मैंने उनको कहा कि सिर्फ एक टाइप किया हुआ है, ये टाइप करके नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं, कोई डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई उसके ऊपर किसी के साइन नहीं है, टाइप करा के कहीं से भी आएगा। मुझे आप दे दो, एक बार मैं देखूंगा, और मैं अभी भी नकारता हूं उसको। हाँ, आप टेबल पर रख देंगे तो मैं उसके आंकड़ों को सारी जवाब दूंगा आपको कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और कभी भी कई बार ये आंकड़े लेकर के कागज दिखाते हैं, बाद में मांगा जाता तो नहीं, मैं नहीं दूंगा। इसमें क्या संकोच है आपको? अरे एक तो दे दो ना, पेपर तो पता लग जाएगा आपका कि कहां से निकाला गया है। स्टेटमेंट ऑफ CAG की है, नहीं आप ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। नहीं, आप ये दोगे तभी तो मैं देखूंगा। नहीं, इनका क्या काम है? आप इसकी फोटो सेट कर क्या लो। काम है? मैं कह रहा हूं, मैं झुठला रहा हूं ना इसको। हेलो, हाँ, फोटो सेट कर लो, फोटो सेट करा के लाओ। कर लो, करो लेके आओ, करो, कुछ तो दो। लो, ठीक है, खैर जा भाई, ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा कल। ले लो, फोटो सेट करा के ले आओ। और नेक्स्ट इसका और ये फोटो सेट करा करके हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस को दो, जवाब देंगे। हो सकता अभी मेरे भाषण देते देते तक आ जाए, हो सकता तभी तक आ जाए। फ्री के साथ लगा, हाँ, फ्री के साथ लगा के सब फोटो सेट करा के लाओ अभी, और जाकर के सेक्रेटरी फाइनेंस को दो। जो सेक्रेटरी फाइनेंस को, और फिर जरा बैठे सेक्रेटरी फाइनेंस को देख लेंगे। नहीं बैठे हैं, बैठे हैं, सब सुन रहे हैं। अरे भाई मैं सेक्रेटरी मेरा आदमी है, उसका तो काम है। मैंने नहीं दिलवाया है, आपने मांगा, मैंने दे दिया, आप सेक्रेटरी को दे दिया। मैंने आपको ज्यादा भाई को दूंगा, मेरा आपको ज्यादा भाई पहले अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री को तुम्हारे को आगे उसको प्रोसेस भी तो थोड़ी करेंगे। मेरा हो गया उसमें। आई हैव गिवन टू हिम ओनली। हाँ, तो उन्होंने आगे तो मैं तो सेक्रेटरी फाइनेंस को देना है। नहीं, मैंने उसको सेक्रेटरी फाइनेंस को ही देना है। अध्यक्ष, मेरा कोई घर का खाता नहीं है ये। खाता मेरा भी घर का नहीं है। तो इसलिए हमारी सरकार में जो सिस्टम है उस सिस्टम से चेक कराऊंगा मैं। एक मिनट मुख्यमंत्री, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफिसर नहीं देखेगा। ऐसे मत करो अध्यक्ष जी, कौन देखेगा? इसकी तहकीकात कराऊंगा सारी। तो पर वो थोड़ी नकली है, कहां से निकला, किस वेबसाइट पर है, कौन से घंटे का है, बात सुनो, सारी चेक कराऊंगा। मेरी बात सुनो। खैर और तो मैं और भी ला दूंगा, लेकिन ये बात आपने कही, मैं नहीं दे रहा था, आपने कहा मेरे को दे दो। नहीं, मेरे को तो मैं क्या करूंगा? मैं तो मैंने कहा, कौन सी उसकी पुड़िया प्राणी हुई? जब मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं सदन के सामने घोषणा कर रहा हूं कि मैं सेक्रेटरी फाइनेंस को दूंगा, वो उसकी तहकीकात करेंगे, जवाब ला के देंगे। जवाब ला के देने के बाद मैं फिर आपको बताऊंगा। मेरे डॉक्यूमेंट वापस। ऐसा क्या सीक्रेट है? मेरा क्या काम है ये? मेरा कौन सा घर का काम है? माई प्रोटेस्ट। आई नेवर नहीं, ये नहीं हो सकता। ये रिकॉर्ड पर आ गया, रिकॉर्ड पर आ गया। ये शिष्टाचार नहीं, रिकॉर्ड पर आया भाई। नहीं, रिकॉर्ड वो मंगाएगा, उसका काम ही है ये, उसका काम है, सेक्रेटरी का काम है। फिर आपके डॉक्यूमेंट को कह दिया, आपके डॉक्यूमेंट को मैं वेरीफाई कहां से कराऊंगा? मैं आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए मेरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में दूंगा। नहीं, डॉक्यूमेंट में मना कर रहा था। नहीं, मना क्यों कर रहे थे? तो आप सदन में बोल रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट मना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं मना यूं कर रहा था, मगर जो सेक्रेटरी का वो सेक्रेटरी करने दो, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। देखिए, स्टेटमेंट 1, 2, 3, पब्लिक डॉक्यूमेंट जब कोई आरोप लगाया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट पर रखा जाता है टेबल पर, और टेबल पर रखा नहीं जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरा फोटो स्टार्ट के लिए वो तो मेरा कागज ही ले गया। नहीं, आपको मिलेगा। वाह, तो मैं आपको अभी आ जाएंगे कागज, आपके अभी कागज वापस दिलवाओ, वापस मिलेगा। मेरे और भी यूँ में तो कोई वापस मिल जाएंगे आपको। लुट गए क्या कहते हैं, लुट गए? नहीं, असली बात है। ओ भाई, कौन ले गया था? नहीं,
डॉक्यूमेंट आप वापस करवा देंगे उनको। हाँ, वापस आ जाएंगे आपके पास। जब तक ये कागज वापस नहीं मिलेंगे, जब तक वापस नहीं मिलेंगे, सदन को मैं स्पीकर साहब से निवेदन करता हूं कि सदन को उठने ना दें, जब तक वापस ना हो। और अगली बात, अगर आप चाहें तो दरवाजा जब तक जवाब ना हो तब तक नहीं उठने दें। मुख्यमंत्री जी, इतना तो मेरा में भी है, वापस नहीं होगा तो मैं दरवाजा ही नहीं खोलने दूंगा, लॉक कर दूंगा। क्या बात हुई? आपको भी नहीं जाने दूंगा। नहीं, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अब जवाब देके जाऊंगा। चलिए, अगले जो विषय पर इसका मतलब गंभीरता इन डॉक्यूमेंट्स में बाकी बची हुई है। नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स में अभी कुछ गंभीरता बची हुई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है कि आनंद आ गया आपकी बातचीत में। नहीं, एक आनंद आया आपके वार्तालाप में, और सिस्टम हमको भी ध्यान आ गया। अरे पहले उनको कॉपी दो, पहले उनको दो, कहीं ये सारा छीन ले आपसे फिर। हाँ, एक कॉपी मेरे पास आ गई है। ये लो, आ गई जी, अब आ गई, अब दरवाजा खुलेगा। अब ताली बजा दो भाई, वापस आ गई, ताली बजा दो, वापस आ गई। अरे भाई, डॉक्यूमेंट वही है, बदल तो नहीं लाए? वही है ना? असीम गोयल कह रहा है शाही तो नहीं बदल दी। डॉक्यूमेंट बदल गए, डॉक्यूमेंट वही है ना जो आपने दिए थे। क्या पता उसके पीछे भी कौन हो, क्या पता उसके पीछे भी कौन हो। चलिए, एक विषय था कि प्रदेश में फसल खराब हुई है। इसमें खास करके अभी जो इन दिनों में अभय सिंह यादव जी ने और सीताराम यादव ने और कुछ बंधुओं ने इस विषय को उठाया है। तो इसमें मेरा इतना ही कहना है कि अब जो व्यवस्था है उसको भी हमने बड़ा पारदर्शी किया है, और फिर बात पोर्टल की आएगी। हमने पोर्टल पर कर दिया इसको। पोर्टल के क्या क्या लाभ होंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा अंत में। उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है हमने, और क्षतिपूर्ति पोर्टल का नियम क्या है कि जब भी कोई नुकसान होता है, बहुत है, लास्ट में लिस्ट है मेरे पास, पोर्टल अंत में लिस्ट है मेरे पास, वो बताऊंगा 100 हैं। किस डाटा कितना? चलो अभी तो 100 मान लो, 100 हैं, चलते ना चलते का विषय बाद में। तो ये बता रहा हूं, इसकी जरूरत वाला बता रहा हूं, हाँ जरूरत वाला। चलो आज कम से कम आप इस बात पर आ गए, बहुत अच्छी बात है कि जिस दिन जरूरत हो उतने जरूर बनाओ। नहीं, पहले तो आप पोर्टल